टाइटैनिक शिप अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ उस समय इतना बड़ा था कि उस समय की बिल्डिंग के हिसाब से काफ़ी ऊंचा था और टाइटैनिक शिप में 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयल मेन शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि 2024 से भी ज़्यादा लोग इस जहाज़ में यात्रा कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ अपने आप में ही अटलांटिक ओशन में बसा एक छोटा सा शहर लगता था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ की सबसे खास बात तो यह थी कि यह दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था और टाइटैनिक जहाज़ में जो सीटी लगी हुई थी उसकी आवाज़ को 15 किलोमीटर तक सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ को 3000 वर्कर्स की टीम ने बनाकर तैयार किया था। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में लगभग 9 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और टाइटैनिक को बनाने में उस समय लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका था, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी अधिक था। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और 92 फीट चौड़ा था और टाइटैनिक की ऊंचाई 175 फीट थी। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 10 मंजिला डिब्बे थे, जिनमें से 8 डिब्बे पैसेंजर के लिए मौजूद थे। दोस्तों, टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियाँ लगाई गई थी, जिसमें काम सिर्फ 3 का ही था और चौथी चिमनी सिर्फ सजावट या जहाज़ के बैलेंस के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि यह जहाज़ कभी नहीं डूब पाएगा, परंतु यह किसे मालूम था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज़ कभी पानी में भी डूब सकता है। उस रात क्या हुआ था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा। दोस्तों, टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को पहली चेतावनी मिल चुकी थी, आगे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा होने का। पर जहाज़ के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की बल्कि और अधिक बढ़ा दी। रात होते होते जहाज़ के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को ऐसी 6 चेतावनियाँ मिल चुकी थी जहाज़ के आगे बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा होने का, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज़ का रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही चेतावनी को गंभीरता से ले रहे थे, क्योंकि वो मानते थे कि यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकती है। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज़ के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज़ के ऊपर निगरानी के लिए लगा दिए, ताकि वह किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत जहाज़ के कप्तान को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान पर चांद नहीं था, इसलिए उनको तारे की हल्की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात दोनों क्रू मेंबर्स ने जहाज़ के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ़ की चट्टान नहीं दिखी। यह देखकर वह तुरंत समझ गए कि टाइटैनिक के सामने एक विशालकाय आइस बर्फ़ का टुकड़ा है। दोनों क्रू मेंबर्स ने एक क्षण गंवाए बिना ही 3 बार जहाज़ के ऊपर लगे घंटे को दबा दिया, ताकि जहाज़ के कैप्टन को संकेत मिल जाए। फिर उसने फ़ोन पर कैप्टन को सारी बात बताई। यह खबर सुनते ही जहाज़ के सारे अफसर जहाज़ को मोड़ने की कोशिश में जुट गए, लेकिन शायद उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर यह जहाज़ उस बड़े हिमखंड से टकरा गई। जब जहाज़ के सभी यात्रियों को इस बात का पता चला तो जहाज़ में सभी यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और जहाज़ के सभी लाइफ बोट को एक एक करके बाहर निकाले जाने लगा। लेकिन टाइटैनिक जहाज़ में जितने यात्री सफ़र कर रहे थे उतने लाइफ बोट जहाज़ में नहीं थे। जहाज़ में न के बराबर लाइफ बोट उपस्थित थे। लाइफ बोट में चढ़ने के लिए सभी यात्रियों के बीच आपस में लड़ाई होने लगी। जहाज़ के पीछे वाले हिस्से में पानी भर जाने के कारण जहाज़ के आगे वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा। अंत में जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए और जो जहाज़ कभी पानी में डूब नहीं सकता था वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में समा गया।
इस दुर्घटना में 1570 लोगों की जान गई, करीब 710 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, यह कहानी थी टाइटैनिक की। आपको क्या लगता है टाइटैनिक की डूबने की सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। एक प्रश्न जो आज भी उठता है, इतने बड़े जहाज में लाइफ बोट की संख्या इतनी कम क्यों थी? अगर लाइफ बोट ज़्यादा होता तो इतने ज़्यादा व्यक्ति की जान नहीं जा पाती। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य देवें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।